पुल्लिंग। ठीक। चार्थे द्वंद्व अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम व समस्यते सह द्वंद्व। देखिए च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है, उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। च के अर्थ में अनेक सुबंतों का, अभी तक हमने जितने भी सुबंत पढ़े थे उसमें दो सुबंतों का समास हो रहा था। दो सुबंत मतलब दो पदों का समास हो रहा था, इसमें अनेक पदों का भी समास हो सकता है। दो का तो होता ही है, परंतु तीन भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं। ठीक है। और कैसे अर्थ में? चौ के अर्थ में। अब चौ के अर्थ में आया, अब चौ का अर्थ क्या होता है, प्रश्न मन में उठता है, चौ का क्या अर्थ होता है? तो बोले चौ के चार अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है समुच्चय, दूसरा अर्थ होता है अन्वाचय, तीसरा अर्थ होता है इतरेतर योग, चौथा अर्थ होता है समाहार। ठीक है, ये चार इसके अर्थ है, समुच्चय, अनुवाचय, इतरेतर योग और समाहार। अब क्रमशः इनके उदाहरण दे रहे हैं, देखिए समुच्चयान्वाचयेतर योग, इतरेतर योग, समाहाराचार्था। अब यहाँ पर ये चारों का नाम बताया, उसके बाद में तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वया समुच्चय। मतलब बोल रहे हैं कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजो। हाँ, यहाँ पर हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ईश्वर और गुरु की सेवा करो। इस वाक्य में ईश्वर तथा गुरु पदार्थ निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रख रहे, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। ठीक है, दोनों का स्वतंत्र रूप से भजन क्रिया से अन्वय होता है। अब दोनों का स्वतंत्र रूप से भजन क्रिया से अन्वय। ठीक है, तो अतः यहाँ पर इसको जो बोला, समुच्चय के अर्थ में च का प्रयोग हुआ। ठीक है, हम भी बोलते हैं ना, जैसे आपका होमवर्क, मतलब ऐसा बोलते हैं घर का काम और विद्यालय का काम करो। अब ऐसा बोल दिया, तो घर का काम और विद्यालय का काम, इन दोनों का के कामों से कोई भी भाव नहीं है, मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं रखी गई है। हाँ, निरपेक्ष भाव से। तो यहाँ पर क्या होगा? तो गृह कार्यम विद्यालय कार्यम च कुरु व कुरुस्व, कुरुस्व। तो अब यहाँ पर कुरुस्व बोला, तो इसमें क्या हो गया? इसमें चौ तो प्रयोग हुआ, तो दोनों में निरपेक्ष भाव होने से यहाँ पे समुच्चय अर्थ प्रयोग हुआ। ठीक है, मैं एक अलग सा उदाहरण लिया है आप लोगों के लिए। दूसरा होता है अनुवाचय। अनुवाचय के लिए संस्कृत में क्या बोला है? भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्य तरस्यानुसांगिकत्वेन अन्वया अनुवाचय। अब क्या बोल रहा है कि देखिए, जब समुच्चयमान, जिनका समुच्चय हो रहा हो पदार्थों में, एक आनुषंगिकतया गौण रूप से अन्वय। आनुषंगिकतया मतलब क्या है? अनुसंगी रूप में। अनुसंगी बोलते हैं, जैसे आप मानते हो राम, राम का नाम ले लिया तो सीता अनुसंगी है उसकी, गौण रूप में। लक्ष्मण अनुसंगी है, गौण रूप में, मतलब उसके साथ में गौण रूप में। हाँ, जैसे आप मान लो, आप कभी ऐसा है, कभी आप लोग मूवी देखने के लिए, आजकल तो थिएटर बंद है, एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आजकल तो सिनेमा हॉल वगैरह बंद है, तो जब मूवी देखने के लिए जाते हो, तो मूवी देखने के लिए जाते हो तो क्या होता है, वहां पर चलो मूवी देखने के लिए गए हैं तो चलो पिज्जा भी खा लेते हैं। अब गए थे मूवी देखने के लिए, मुख्य कार्य मूवी देखना, परंतु वहां पे गौण कार्य हो गया, चलो अब पिज्जा भी खा ही लिया जाए। तो ये है। ठीक है, ऐसा, ये एक लेटेस्ट उदाहरण मैंने लिया है। हाँ, ऐसा आप लोग अभी नहीं करते होगे, आप लोग अभी बीए में हो, बीए पास किया है। बाकी डीयू से पढ़ने वाले हो तो करते भी होगे। जो शास्त्रीय आचार्य वगैरह किए हैं वो लोग नहीं जाते होंगे। ठीक है ना? क्यों बाकी महोदय, बच्चे होते हैं क्या? क्या क्या
क्या बोल शास्त्रीय रहे? आचार्य वाले बच्चे होते हैं क्या? नहीं, बच्चे नहीं होते, उन लोगों का इतना पता नहीं होता है। जब मैं भी शास्त्री में था, मैं भी कभी मूवी देखने के लिए गया ही नहीं था। हाँ, कभी नहीं गया। तो बाद में जब मैं भी डीयू में गया, मैंने भी डीयू से ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं मौका बता मैं रहा हूँ। आज तक क्या? मैं आज तक नहीं गया आप कहाँ नहीं गए? मूवी देखने। अच्छा, आप तो ऐसा हो नहीं सकता कोई गया ना हो। अरे ये काजल सच सिंह में जी, सच में मेरी कुछ विश थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इसलिए नहीं गया। हाँ, आपको आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, सोच रहे हो उसी के साथ जाऊँगा मूवी देखने के लिए, ठीक है? जाइएगा। उनके और अगर भावनाओं को ऐसा है समझा जाए, बातों को समझ ना दिया जाए। सोनू जी अगर कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है, तो आप मुझे भी बोल सकते हो, मैं रेडी हूँ मूवी देखने के लिए। जब भी आप बोलोगे, मुझे दिखा सकते हो, ठीक है? हाँ महोदय, कल चले फिर बताओ। अभी अब सिनेमा हॉल कितने वगैरह पैसे बंद लगे? है, ठीक है? अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ऑर्डर नहीं दिया है खुलने के लिए। महोदय खुलते ही चलते हैं। चलिए, अभी अगर खुलते ही चलना हो तो अभी चलो क्लास चल रहा है, नहीं तो फिर मैं बोलता फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आई हुई है, वो देखने का मेरा मन है और मैं सोच रहा था कि देखूंगा, परंतु फास्ट एंड फ्यूरियस 9 अभी इंग्लिश में आई है, तो वो देखते हैं। चलिए, क्लास जरूर के महोदय, बीच में जरूर। क्लास के बीच में ये सब बातें होने लग गई। ठीक, तो भिक्षा मट गामचा आना है, भिक्षा के लिए जाओ और गाय भी लाओ। अब यहाँ पर प्रधान कार्य क्या हुआ? भिक्षा के लिए जाओ। मेन गुरुजी ने क्या आदेश दिया? जाओ भिक्षा के लिए जाओ। अगर वहां पर गाय दिख जाए तो गाय को भी पकड़ के ले आना, अगर गाय दिख जाए तो ले आना, नहीं दिखे तो मत लाना। यहाँ पर गौण कार्य हुआ है। यहाँ प्रधान कार्य क्या है? भिक्षा मांगना। भिक्षा के लिए घूमते यदि गाय मिल जाए तो उसे भी ले आना। इस प्रकार गाय लाना गौण कार्य है, आनुषंगिक कार्य। उसके लिए अलग से कोई भी विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं। भिक्षार्थ घूमते हुए यदि गाय दिख पड़े तो लाना। इस अभिप्राय के कारण भिक्षा लिए जाना और गाय लाना, इन दोनों पदार्थों में गौण अर्थ में, अनवाच्य अर्थ में चकार का प्रयोग हुआ। इसके बाद में आते हैं अनयो रीति। अब इन दोनों अर्थों में, समुच्चय और अनवाच्य अर्थों में समास नहीं होता है, ये चीज याद रखना। इन दोनों अर्थों में समास नहीं होता है। नहीं पर ज्यादा बल दे रहा हूं मैं, क्योंकि क्या होता है आपसे पूछ लिया जाए समास किन किन में होता है? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर योग, समाहार, आपका अनुवाचय, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके पूछ लिया। अब आप कहो कि अनुवाचय में भी होता है, तो इसलिए ये चीज बात याद रखना कि अनुवाचय और समुच्चय इन दोनों में नहीं होता है, ठीक? अब आते हैं इतरेतर योग। जब पदार्थ मिलकर आगे अन्वित होते हैं तब उसे कहते हैं इतरेतर योग। जैसे धव खदिरो छिंदी, घेर और धव, इन दोनों को काटो, इन दोनों में परस्पर छेदन क्रिया अन्वय हो रहा है। अब दोनों को काटने के लिए बोल रहा है, यहां पर दोनों परस्पर अन्वित हो रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं। धव को भी काटो और खैर को भी काटो, तो धव खदिरो छिंदी, ठीक है? इसीलिए यहां पर इतरेतर योग हुआ। और समाहार क्या होता है? समाहार होता है, समूहों को समाहार कहते हैं। इसमें पदार्थों का अन्य पदार्थों से पृथक अन्वय नहीं होता, जैसे इतरेतर योग में अपितु पदार्थों का समूह का अन्वय होता है। जैसे संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा परिभाषा का समूह, इसे बोलते हैं संज्ञा परिभाषा। च के इतरेतर और समाहार इन दोनों अर्थों में सामर्थ्य रहता है, तो इसलिए इन दोनों अर्थों में समास होगा और बाकी अर्थों में समास नहीं होगा। ये अर्थ समास के द्वारा प्रतीत होते हैं, इसलिए लौकिक विग्रह वाक्य में चकार का प्रयोग होने पर भी समास में नहीं होता। अलौकिक विग्रह में भी इसीलिए चकार का प्रयोग नहीं होता। तो देखोगे ये क्या है, इसमें शिवांगी गुप्ता शुक्ला हिंदी में लिखा है, द्वंद्व समास भी 2 से अधिक पदों का होता है, इसमें सभी पदार्थ प्रायः प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में सारे प्रधान होते हैं, ठीक है? अगर दो लो है तो दोनों, द्वंद्व समास का मतलब क्या है? जब उभय पदार्थ प्रधान है, उभय पदार्थ प्रधान यानी कि दोनों पदार्थ प्रधान हो,
इसलिए किस पद को पहले रखा जाए यह प्रश्न हल नहीं होता। जब आप देखोगे, जब दोनों में प्रधानता दोनों लोगों की, अब मान लो देखो ऐसा बात हो गई, चलो ये आपने कबीर का दोहा तो सुना ही होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। वहां पर तो पता है, क्यों पता है? गुरु का स्थान गोविंद से ज्यादा दिया हुआ है, बड़ा, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया है। हाँ, काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अब जहां पर दोनों एक जैसे आ जाए, दोनों एक जैसे समान हो, अब उनमें क्या हो जाता है, किसको पहले रखा जाए? मान लो मैं हो गया और सोनू जी हो गए, दोनों टीचर है, दोनों ही पढ़ाते हैं आपको। अब हम दोनों में से आपको किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना हो, पहले किसी को बुलाना हो, या किसी से पहले प्रश्न करना हो, तो पहले आप किससे करोगे? प्रधानता किसको दोगे? अगर आपने मुझे पहले बुलाया तो सोनू जी बुरा मान जाएंगे, और सोनू जी को पहले बोला तो मैं बुरा मान जाऊंगा। कंफ्यूजन तो यही होता है, जब दोनों ही प्रधान होते हैं तब किसको पहले रखा जाए? यही सबसे बड़ा समास प्रकरण में, द्वंद्व समास में यही सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, आया समझ में? जी महोदय। जय महोदय। समास विधायक सूत्र में अनेकम इस प्रथमांत पद के द्वारा सभी का बोध होता है। सभी की उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसर्जन होने से सभी का पूर्व प्रयोग होता है। वहां तो चलो उपसर्जनम पूर्वम, हाँ, और उपसर्जन क्या था? प्रथमा निर्दिष्ट समासम उपसर्जनम। तो उसमें प्रथमांत पद के द्वारा समास में निर्दिष्ट जो कहे गए हैं उनको आपका समास होता है प्रथमा के द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ आपका, यहां पर उपसर्जन संज्ञा जो है आपकी सबकी होती है, इसीलिए पूर्व प्रयोग भी सबका हो गया। अतः इच्छानुसार किसी को भी पहले रखा जा सकता है। जहां इच्छानुसार कार्य नहीं हो सकता वहां के लिए नियम बने हैं। या तो आप अपने मन से किसी का भी पहले प्रयोग कर दो, अगर दोनों में नाराजगी नहीं होगी तो आप किसी को भी पहले बुला लो। मैं तो चलो बुरा नहीं मानूंगा, सोनू जी भी बुरा नहीं मानेंगे, तो अब हम दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो। कहीं कहीं पर ऐसा होता है बुरा मान गए तो उसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी, उसके लिए फिर नियम बने गए। अब वो क्या क्या नियम है हम लोग पढ़ेंगे। आया राजदंतादीशु, ये आपका ऊपर में है सूत्र, राजदंतादीशु परम येषु पूर्व प्रयोग अर्ह परम स्यात् दंतानाम राजा। अब दंतानाम राजा देखो, दंतानाम राजा, अब दंतानाम राजा का मतलब क्या बोलते हैं? दांतों का राजा। अब दांतों का राजा कौन है भाई? हाथी। हाथी। हाथी दांतों का राजा होता है क्या? शायद। जी जी। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ दांतों का राजा हाथी। दो दांत निकले होते हैं इसीलिए बाहर। यहां षष्ठी इस सूत्र से समास हुआ, षष्ठी है ना, दंता नाम राजा। यहां पर दंता नाम षष्ठी बहुवचन है इसीलिए। तो समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट षष्ठी पद है, तो उसके द्वारा उपसर्जन संज्ञा होने के कारण दंत शब्द का पूर्व निपात हुआ, पूर्व प्रयोग प्राप्त था। परंतु इसमें क्या हुआ, प्रकृति सूत्र से उसका प्रयोग पहले नहीं हुआ। पहले अभी देखिए, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से दंतानाम शब्द का पहले प्रयोग होना था, यानी कि दंत शब्द का पहले प्रयोग होता, परंतु आया राजदंतादिशु परम। राजदंतादिशु परम, इसमें बोला, हिंदी अर्थ और नहीं दिया है क्या? तो इससे क्या हो गया, पूर्व प्रयोग नहीं बना। अब पूर्व प्रयोग नहीं हुआ, दंत का पहले प्रयोग नहीं हुआ, तो क्या बन गया? दंत का पहले प्रयोग ना हो करके पहले प्रयोग राज का हुआ, राज ऐसा बनेगा। देखिए, चलिए कोमल जी कहती हैं कि मेरे को बोर्ड पे समझा दो, तो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। देखिए, दंतानाम राजा, लौकिक विग्रह हुआ दंत आम राजन सु, ये अलौकिक विग्रह हुआ। अब यहां पर इसका लोप कर दोगे, सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया,
क्या बनना चाहिए? दंत राजन। परंतु क्या हुआ, परंतु यहां पर समस्या ये आई, दंत शब्द का अगर वैसे देखते षष्ठी समास में देखते तो वहां पर क्या होता है, दंत शब्द है ना, दंत, वही है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी दंत शब्द की, और पूर्व प्रयोग दंत का ही होगा, तो क्या बनता? दंत राजा। परंतु यहां पर राजदंतादिशु परम, यहां पर राज को पहले रखा, राजन शब्द पहले आ गया और दंत बाद में हो गया। अब राजन में ये जो अन है ना, अन, इसमें अन का मतलब नौ का लोप हो जाएगा, नलोपा प्रातिपदिकांत से, तो क्या बन जाएगा? राज दंत, नौ का लोप हो जाएगा, राजदंत। अब प्रथमा विभक्ति में सकार को ऋतु विसर्ग हुआ, राजदंत। ऐसे ही हमारा राजवैद्य, वैद्या नाम राजा, राजवैद्य, राजवैद्य प्रयोग भी सुना होगा ना आपने, वैद्या नाम जी राजा। महोदय। महोदय अलौकिक विग्रह भी पूछे जाते हैं क्या बीएड में? हाँ, पूछे जाते हैं, वैद्या नाम राजा। और ऐसे ही मूर्खा नाम राजा, राजमूर्खा नहीं बोलेंगे वहां पे राजमूर्खा नहीं बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे? मूर्ख राजा, क्योंकि वहां पर षष्ठी समास होगा, वहां पर ये इसका द्वंद्व का विषय नहीं आएगा, ठीक है, वहां पर मूर्ख राजा होगा, परंतु मूर्खा नाम राजा, राजमूर्खा नहीं होगा, ठीक। कट जाएगा अभी, तो दोबारा आप लोग आइएगा, तो फिर उस समय में हम लोग आगे इसके चलेंगे, ठीक है।